नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतरापीढ़ी संघर्ष और जातिवाद। ये आपका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 5 है, ठीक है, जिसमें 6 अलग अलग टॉपिक को आपको एक साथ एक ही चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें हम अभी तक गरीबी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है जिसका नाम है दहेज। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं टॉपिक को। देखिए, दहेज भारतीय समाज की एक जड़मूल बुराई है। प्राचीन समय में यह रिवाज था कि विवाह के समय दूल्हे और उसके परिवार को उपहार दिए जाते थे। इसका प्रयोग एक ऐसे प्रबंध के रूप में वर वधू के लिए होता था जो विपत्ति के समय उनके काम आता था। इस व्यवस्था की शुरुआत तब हुई थी जब आमतौर पर लड़कियां शिक्षित अथवा रोजगार में नहीं थी। ठीक है, उन्हें पारिवारिक आय को पूरा करने का कम अवसर प्राप्त था। रिवाज के रूप में उपहार देने का एक अन्य कारण भी मौजूद था, जैसे लड़कियां पारिवारिक संपत्ति में हिस्से के लिए अधिकृत नहीं थी, वे पिता के अनुराग से वंचित थी। अतः पिता दूसरे लिहाज से विवाह के समय पुत्री को कुछ नगद अथवा वस्तुएं देता था। देखिए, पहले क्या होता था कि क्योंकि जो लड़कियां थी वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थी, उनमें कोई ऐसा कौशल उनको नहीं सिखाया जाता था, तो विवाह के समय जो लड़की का मायका पक्ष होता था या उसके पिता होते थे, वो उसको इसलिए चीज़ें देते थे ताकि उसको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो और वो आराम से रह पाए। और इसका दूसरा अन्य कारण ये भी था कि पिता की जो संपत्ति होती है वो उसका जो उत्तराधिकारी है वो उसका पुत्र होता है। ठीक है, तो पिता को पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था, इसलिए पिता क्या करता था, अपनी पुत्री के विवाह के समय ही उसको कुछ चीजें देता था। ठीक है, यहां से जो दहेज की प्रथा है ये शुरू हुई थी। देखिए, दुर्भाग्यवश धीरे धीरे लड़के या उसके परिवार द्वारा अधिकार के रूप में इसका उपयोग, इस प्रकार का उपहार मांगने की एक नई प्रथा का विकास हुआ। ठीक है, फिर लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ चीजें बढ़ती गई, फिर आगे चलकर ये एक प्रथा बन गई। अब क्या है, अब के समय में जो लड़का पक्ष है, मतलब जो वर पक्ष है, वो क्या करता है, दहेज को अपना अधिकार समझता है कि भाई हमें इतना चाहिए तभी हम शादी करेंगे। ये चीजें आपने आज के माहौल में, मतलब आपने अपने आसपास या आप में से काफी सारे लोग मैरिड भी होंगे तो आपने ये चीजें देखी होंगी। ठीक है, अब आप इस चीज को मतलब बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। ठीक है, चाहे आप अपने मन से दें चाहे ना दें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप मतलब समाज के कुछ ऐसे तबकों में देखेंगे जहां पर पहले लड़के की क्या है, लड़के की राशि फिक्स कर दी जाती है कि अगर वो ये जॉब कर रहा है तो इतना, ये जॉब कर रहा है तो इतना। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे देखिए, आगे है दहेज निषेध अधिनियम 1961 द्वारा सरकार ने इस प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, किंतु रुकने के बजाय यह बुराई भयानक अनुपात में बढ़ गई। आपको दहेज निषेध अधिनियम है, इसका सन याद रखना है, ये कब आया था, 1961 में। आगे देखिए, आगे है दहेज निषेध अधिनियम 1961। इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1961 में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के सामने दहेज निरोधक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक की कुछ धाराओं पर दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो गए। अतः 9 मई 1961 को, ठीक है, वो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक आमंत्रित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विवाह के अवसर पर दिए गए उपहार दहेज नहीं माने जाएंगे। ठीक है, परंतु विवाह निश्चित करते समय विवाह की एक शर्त के रूप में इस कोई निश्चित उपहार या उपहारों की मात्रा तय करना दंडनीय अपराध होगा। इसमें क्या कहा गया कि भाई देखिए, अगर कोई जो पिता है वो अपनी मर्जी से अपनी लड़की को कुछ देना चाह रहा है तो ये दंडनीय नहीं है, लेकिन अगर मतलब विवाह तय हो रहा है, उसमें लड़के पक्ष ने इसको एक शर्त के रूप में रख दिया कि इतना दहेज दो तभी शादी करेंगे, तब ये क्या है, तब ये दंडनीय है। ठीक है, तो क्या किया, कानून खत्म नहीं किया, बस दहेज लेने का एक जो तरीका था वो बदल दिया। ठीक है, इस विधेयक को 22 मई 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 1 जुलाई 1961 को यह सारे भारत, तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आपसे पूछा जाएगा दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को।
देखिए, यह कानून मुख्य रूप से दहेज मांगने और देने पर रोक लगाता था और ऐसा करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता था। यह कानून अब पूरे देश में लागू है। देखिए, तब क्या था, तब जो आपका जम्मू कश्मीर था ये इसमें लागू नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब मतलब पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब उसमें लागू नहीं था, लेकिन अब क्या है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है तो अब वहां पर भी लागू हो गया है। अब ये पूरे भारत में लागू है। आगे देखिए, आगे है दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2, ठीक है। कौन सी धारा? धारा 2 दहेज को परिभाषित करती है। इसके अनुसार किसी भी प्रकार की संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु, जमानत राशि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को अथवा दोनों में से किसी एक के द्वारा, माता पिता द्वारा अथवा विवाह के किसी भी पक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा, दोनों में से विवाह के लिए कोई एक पक्ष को या अन्य व्यक्ति को विवाह के समय अथवा पहले या विवाह के बाद विवाह से संबंधित पक्षों को दिए जाए अथवा देने के लिए राजी हो, वह दहेज है। किंतु यह मुस्लिमों के मामले में दहेज अथवा मेहर के रूप में शामिल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है इसकी धारा 3 के अनुसार, धारा 2 में क्या है, दहेज को परिभाषित किया गया है। धारा 3 में देखिए, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है या लेने देने में मदद करता है तो वो अपराधी है। देखिए, धारा 3 क्या कहती है कि जो सिर्फ दहेज ले रहा है सिर्फ वो अपराधी नहीं है, जो दहेज दे रहा है वो भी अपराधी है, और जो दहेज लेने में और देने में किसी भी प्रकार की सहायता कर रहा है, किसी भी प्रकार की मदद कर रहा है, वो भी क्या है, वो भी दहेज के मामले में अपराधी माना जाएगा। उसे 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 माह का कारावास या दोनों दंड दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये किसके अनुसार था? ये था धारा 3 के अनुसार। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अनुसार था ये। धारा 4 के अनुसार देखिए, धारा 4 के अनुसार है, यदि वर या कन्या के माता पिता या संरक्षक या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उसे भी दंड दिया जा सकता है, ठीक है। ये किसके अनुसार है? ये है धारा 4 के अनुसार। अब देखिए आगे, धारा 5 के अनुसार क्या है? धारा 5 के अनुसार है, दहेज के लेन देन से संबंधित किसी भी प्रकार के समझौते को गैर कानूनी माना गया है। धारा 5 आपकी कह रही है कि दहेज के लेन देन से संबंधित किसी भी प्रकार का जो समझौता है वो क्या है, वो इलीगल है, गैर कानूनी है। आगे देखिए, आगे है क्या, आगे आपकी धारा 7 है। धारा 7 के अनुसार देखिए क्या है, धारा 7 के अनुसार दहेज से संबंधित लिखित शिकायत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में 1 वर्ष के अंदर देने पर ही उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो दहेज से संबंधित जो शिकायत है वो आपको जो क्लास 1 ग्रेड का जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी अदालतों में 1 वर्ष के अंदर दिया जाएगा, तभी उस पर विचार किया जाएगा। ये किसके अनुसार था? ये था दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार, यानी कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर। आगे देखिए, आगे है, केंद्रीय सरकार ने भी 1984 में दहेज निरोधक संशोधन कानून पारित किया जो 2 अक्टूबर 1985 को लागू किया गया। देखिए, जो आपका दहेज निषेध अधिनियम बना था 1961, इसमें क्या थी, इसमें कुछ कमियां थी जिसका संशोधन किया गया। कब? 1984 में, ठीक है। और इसको कब फिर लागू किया गया? फिर इसको 2 अक्टूबर 1985 को लागू कर दिया गया, यानी कि गांधी जयंती के दिन। आगे देखिए, आगे है, इस संशोधन के अनुसार जुर्माने की राशि 10,000 रुपए और सजा की अवधि 2 वर्ष कर दी गई, ठीक है। आगे 1986 में इसमें पुनः संशोधन किया गया और जुर्माने की राशि 15,000 रुपए तथा सजा की अवधि 5 वर्ष कर दी गई। देखिए कितनी बढ़ गई, ठीक है। पहले जो सजा थी वो 6 वर्ष थी और जो राशि थी वो 5,000 रुपए थी, तो राशि 5 से पहले 10,000 हुई, सजा 6 वर्ष से 2 वर्ष हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर राशि जो है वो 10,000 से 15,000 रुपए हो गई और जो सजा 2 वर्ष की थी वो अब 5 वर्ष की हो गई। किसके अनुसार? 1986 के अनुसार। पहले क्या था, पहले 1961 में आया, उसके बाद 1985 में आया, उसके बाद 1986 में दोबारा आया। देखिए, साथ ही इसे गैर जमानती अपराध बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा दहेज मृत्यु को भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित किया गया। इस अपराध के लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। यानी कि अगर आपने
किसी की क्या किया है, दहेज के लिए किसी मतलब हत्या कर दी है, ठीक है। मतलब जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, दहेज प्रथा के अंतर्गत चलते किसी लड़की की हत्या कर दी है या कोई ऐसा अपराध कर दिया है, तो ये क्या है, ये गैर जमानती अपराध है और इसको आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड में सम्मिलित किया गया है और इस अपराध के लिए 7 वर्ष की सजा या जो आजीवन कारावास है वो सजा के रूप में दिया जा सकता है। आगे देखिए, आगे है दहेज देने अथवा लेने की सजा, ठीक है। अब क्या है, दहेज देने अथवा लेने की क्या सजा हो सकती है, ये देख लीजिए। इसमें है यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद दहेज देता है अथवा लेता है या दहेज लेने देने के लिए उकसाता है, क्या करता है, या तो दहेज लेता है या दहेज देता है या दहेज देने लेने के लिए उकसाता है, वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्षों से कम नहीं होगी या दहेज की समतुल्य राशि इनमें से जो भी अधिक हो के लिए दंडनीय होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति मतलब इस तरह की चीजें अगर कर रहा है तो क्या होगा कि या तो उसको 5 वर्षों से कम की मतलब उसको 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, या तो वो क्या करे, दहेज के समतुल्य जो राशि है उतना भुगतान करे और इनमें से जो भी चीज क्या होगी अधिक होगी वो उसको सजा के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जबकि निम्न विषयों के संबंध में लागू नहीं होगी। पहला है आपका मतलब किन किन चीजों पे ये लागू नहीं होगा दंड की सजा, ऐसे उपहार जो विवाह के समय वधू को दिए जाते हो बशर्ते वे उपहार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुकूल सूची में प्रविष्ट हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे है मतलब कि अगर लड़की को उसकी शादी के समय कुछ गिफ्ट दिए जा रहे हैं तो वो दहेज प्रथा के अंतर्गत नहीं आएंगे। बस क्या होना चाहिए कि वो जो नियम आपका बनाया गया है उसके अनुकूल हो। सेकंड पॉइंट देखिए इसी में, ऐसे उपहार जो विवाह के समय वर को दिए जाते हो बशर्ते वे उपहार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुकूल सूची में प्रविष्ट हो। और वो उपहार भी जो वर को दिए जाते हैं शादी के समय वो भी उनको देने पर भी आपको ये सजा नहीं होगी। बस क्या होने चाहिए, उपहार जो है वो आपके अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार अनुकूल होने चाहिए। आगे देखिए, आगे है दहेज और केंद्र सरकार के कर्मचारी, ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, दहेज और केंद्र सरकार के कर्मचारी। देखिए, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए दहेज लेना अथवा देना कानूनी रूप से निषिद्ध है। ये कितना बड़ा ये झूठ है। आपको पता होगा, आप सोसाइटी में देखते होंगे क्या कि लड़का जो गवर्नमेंट जॉब में उसका रेट फिक्स होता है, मार्केट में फिक्स रेट चलता है कि इस जॉब के लिए ये रेट, इस जॉब के लिए ये रेट, इस जॉब के लिए ये रेट, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का जो चार्म है वो अलग ही, आपको पता होगा। आगे देखिए, दहेज लेने अथवा देने को प्रतिबंधित करने के लिए फरवरी 1976 में केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में निम्न नियमों का समावेशन किया गया था। देखिए वो नियम कौन कौन से हैं, नियम देख लीजिए। पहला है आपका, कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो दहेज लेगा, ना देगा, ना लेगा अथवा दहेज देने लेने के लिए उकसाएगा या किसी भी प्रकार का दहेज वधू के माता पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांगेगा, ठीक है। ये किसके अनुसार बनाया गया था, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंतर्गत बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही जो अधिकारी हैं, मार्केट में जो रेट है दहेज का सबसे ज्यादा इन्हीं के लिए है, ठीक है। चलिए, यानी कि यह है कि कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है वो ना तो दहेज ले सकता है, ना दे सकता है, ना दहेज देने या लेने के लिए किसी को उकसा सकता है, ना किसी भी प्रकार से जो लड़की है उसके माता पिता या उसके जो संरक्षक हैं उनसे किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज नहीं ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, इस नियम का किसी भी प्रकार का उल्लंघन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए पूरा और पर्याप्त कारण होगा। देखिए, थ्योरी में और जो सच में समाज है, सोसाइटी में कितना फर्क है। आगे देखिए, आगे है विज्ञापन पर प्रतिबंध, ठीक है, विज्ञापन पर प्रतिबंध। देखिए, इसमें है
यदि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र या अन्य किसी रिश्तेदार के विवाह हेतु अपनी संपत्ति या धन दोनों में से किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी अथवा किसी भी व्यवसाय में हिस्सेदारी अथवा किसी भी प्रकार का अन्य लाभ किसी समाचार पत्र पत्रिका जर्नल के द्वारा अथवा किसी भी माध्यम से कोई भी विज्ञापन प्रस्तुत करता है तो वह कारावास की अवधि जो 6 महीने से कम नहीं होगी, जिसे संभवतः 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माना 15,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए दंडनीय होगा। ठीक है, किसके लिए? या मतलब क्या करता है, मतलब कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने पुत्र पुत्र या किसी भी रिश्तेदार की विवाह के लिए अपनी संपत्ति या धन दोनों में से किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी या किसी भी व्यवसाय में हिस्सेदारी या किसी भी तरह का लाभ, ठीक है, के माध्यम से कोई भी मतलब इस तरह का कोई भी विज्ञापन अगर प्रस्तुत करेगा तो उसको 6 महीने से ज्यादा की सजा जो 6 महीने से 5 साल के बीच में हो सकती है वो दी जा सकती है, या 15,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों उसको सजा के रूप में दिए जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे है दहेज निषेध अधिनियम की धारा 5 क्या घोषित करती है कि दहेज लेने या देने या लेने का किसी भी प्रकार का जो राजीनामा है वो अमान्य होगा, यानी कि वो सरकारी रूप से क्या होगा, गैर कानूनी होगा, इलीगल होगा। आगे देखिए, आगे है दहेज के लाभग्राही। ठीक है, दहेज के लाभग्राही क्या है? धारा 6 बताती है कि दहेज पत्नी अथवा उसके उत्तराधिकारी के लाभ के लिए हो। जहां किसी भी प्रकार का दहेज किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किया गया हो, उसके संबंधित महिला को छोड़कर जिसके विवाह में यह दिया गया है वह व्यक्ति इसे उस महिला को हस्तांतरित करेगा। यानी कि जो भी चीजें दी गई हैं वो किसके लिए दी गई हैं? जिस लड़की की, जिस महिला की शादी में दहेज दिया गया है वो उसी के काम में आना चाहिए। सिर्फ इसका इतना सा मतलब है। आगे देखिए, इसके अंतर्गत कुछ आपके पॉइंट भी हैं। किसके अंतर्गत? दहेज के लाभग्राही के अंतर्गत, यानी कि कौन कौन उस दहेज का लाभ ले सकता है। देखिए, विवाह की तिथि के बाद 3 महीने के अंदर अगर दहेज विवाह से पहले लिया गया हो या नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दहेज लेने की तिथि के बाद 3 महीने के अंदर यदि दहेज विवाह के समय अथवा बाद में लिया गया हो तो सी है आपका पॉइंट। यदि दहेज तब लिया गया हो जब महिला नाबालिग थी, इसे उसके 18 वर्ष की आयु होने के 3 महीने के अंदर अवश्य देना होगा। इस तरह का हस्तांतरण महिला के लाभ के लिए अमानत के रूप में संभाल कर रखना होगा। ये क्या बताए गए हैं? देखिए, सरकार कानून भी बना रही है हैं? और चोरी चुपके से, यानी कि सामने से तो कह रही है नहीं दहेज नहीं लेना है, लेकिन उसको मतलब दहेज लेने के जो अगल बगल के रास्ते हैं वो खोल दे रही है। आगे देखिए, आगे है सजा, यानी कि क्या सजा का प्रावधान है इसके चलते, दहेज के चलते। सजा क्या है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपराध 1 के अनुसार निर्धारित समय के अंदर संपत्ति के हस्तांतरण में असफल रहता है अथवा उपधारा 3 के अनुसार वह कारावास की अवधि जो 6 महीने से कम नहीं होगी या जिसे 2 वर्ष या जुर्माना 5,000 रुपए से कम नहीं होगा तथा जिसे 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों के लिए दंडित होगा। आगे देखिए, आगे है जब इसे लेने के लिए उसकी मृत्यु हो जाती है, महिला के उत्तराधिकारी इस समय के दौरान उस व्यक्ति से जिसने इसे रखा हुआ है पर दावे के लिए अधिकृत है, बशर्ते ऐसी महिला जिसकी मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो जाती है। ठीक है, कितने वर्ष के अंदर? विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो जाती है, तो महिला या जो महिला का उत्तराधिकारी है वही उस धन को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, ऐसी संपत्ति, ठीक है, ए पॉइंट क्या है इसने? उसके माता पिता को हस्तांतरित होगी यदि उसका कोई बच्चा नहीं है। यानी कि अगर कोई महिला है जिसको धन दिया गया था, दहेज दिया गया था, या तो उसका उत्तराधिकारी हो, उसका बच्चा हो, तो वो जो दहेज के रूप में धन है वो उसको मिल जाएगा, बच्चे को। और अगर उस महिला का कोई बच्चा नहीं है और उसकी मृत्यु 7 वर्ष के अंतर्गत हो जाती है तो जो उसका पैसा है वो वापस उसके माँ बाप को दे दिया जाएगा, यानी कि जो लड़की के माता पिता हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है उसके बच्चे को हस्तांतरित होगी यदि उसके बच्चे हैं और ऐसी संपत्ति ऐसे बच्चों के लिए अमानत के तौर पर रखा जाएगा। आगे देखिए, आगे है दहेज प्रथा के कारण। आपसे क्या बता रहा है? दहेज प्रथा के कारण क्या है? ठीक है, ये बताने की जरूरत है नहीं है, सभी को पता होगा। लेकिन देखिए, दहेज प्रथा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, दहेज की प्रथा की उत्पत्ति के जो कुछ प्रमुख कारण है वो निम्नलिखित हैं।
पहला है आपका अनुलोम विवाह, ठीक है, दूसरा है अंतर विवाह, तीसरा है संयुक्त परिवारों में स्त्रियों का शोषण, तीसरा है विवाह की अनिवार्यता, चौथा है धन के महत्व में वृद्धि, छठवां है आपका महंगी शिक्षा प्रणाली, और सातवां है आपका एक पापपूर्ण चक्र। ठीक है, ये जो आपके साथ हैं ये क्या है, ये है आपके दहेज प्रथा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपको आगे दहेज प्रथा के दोष या कुप्रभाव दिए हुए हैं। देखिए, इनमें पहला है पारिवारिक संघर्ष, दूसरा है ऋणग्रस्तता, आत्महत्या और शिशु हत्या, तीसरा है बेमेल विवाह, चौथा है निम्न जीवन स्तर, पांचवा है विवाह का व्यापारीकरण। ठीक है, ये क्या है, दहेज प्रथा के दोष हैं, ठीक है, या कुप्रभाव। विवाह का व्यापारीकरण, छठवा है आपका बाल विवाह को प्रोत्साहन, सातवां है अविवाहित लड़कियों की जनसंख्या में वृद्धि, आठवां है आपका अनेक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। ये जो सारे आपके 8 पॉइंट दिए हुए हैं ये क्या हैं, ये दहेज प्रथा के दोष या कुप्रभाव हैं। क्या है ये, दहेज प्रथा के दोष या कुप्रभाव। कौन कौन से, पारिवारिक संघर्ष, ऋणग्रस्तता, आत्महत्या और शिशु हत्या, बेमेल विवाह, निम्न जीवन स्तर, विवाह का व्यापारीकरण, बाल विवाह को प्रोत्साहन, अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि और अनेक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। ये सारे आपके क्या हैं, ये हैं दहेज प्रथा के दोष या कुप्रभाव। आगे देखिए, आगे है दहेज प्रथा को समाप्त करने के कुछ सुझाव। देखिए, कोई भी समस्या हो, ठीक है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो, चाहे पारिवारिक स्तर पे हो, चाहे आपका किसी समूह के स्तर पर हो, किसी समाज के स्तर पर हो, किसी वर्ग के स्तर पर हो या वैश्विक स्तर पर हो, हर समस्या का कुछ कोई ना कोई एक समाधान जरूर होता है। अगर उसको पूर्णतया मतलब नहीं सुलझाया जा सकता है, फिर भी आंशिक रूप से कुछ ना उसमें सुधार तो किए ही जा सकते हैं। ठीक है, तो दहेज प्रथा को समाप्त करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या क्या, पहला है शिक्षा का प्रसार। देखिए, लड़कियां जितना ज्यादा शिक्षित होंगी, ठीक है, दहेज उतना ज्यादा, ये जो दहेज प्रथा है इसकी कमर उतनी ज्यादा टूटेगी। ठीक है, जब लड़की और लड़का शिक्षा के बराबर स्तर पर होंगे तो भाई लड़के को अधिकार ही नहीं होगा ना ये दिखाने का कि भाई हमें जिंदगी भर तुम्हारा जो बोझ है वो वहन करना है, जिंदगी भर तुम्हारी हर जरूरत पूरी करनी है, क्योंकि वो जो लड़की है वो खुद भी अपनी चीजें करने में सक्षम है, बल्कि वो 4 और लोगों को खिलाने पिलाने और उनका भरण पोषण करने में सक्षम है। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरा है अंतरजातीय एवं प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन। देखिए, इसमें क्या होता है, जो दो लोगों के बीच में क्या होता है, कंपैटिबिलिटी होती है, और मतलब जो समझ का स्तर है वो इतना हो जाता है कि जो दहेज प्रथा है ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दहेज प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करना। यानी कि और क्या किया जा सकता है, यानी कि सामाजिक रूप से लोगों को इतना जागरूक करना, ऐसे समूह बनाना, लोगों के बीच में उन भावनाओं को जागरूक करना क्या कि जो दहेज प्रथा है ये बहुत बुरी चीज़ है और इसके जो कुप्रभाव हैं, इसके जो मतलब नुकसान होते हैं उस को हर एक जनमानस को उसके लिए सचेत करना। ठीक है, और एक बड़ा समूह तैयार करना जो दहेज प्रथा के विरुद्ध काम करे। आगे देखिए, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता। ये भी क्या है, ये भी दहेज प्रथा को खत्म करने का एक तरीका है। देखिए, लोग क्या करते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे प्रोफेशन में है उसको कितना भी दहेज देकर अपनी जो बेटी पुत्री है उसके संग उसको क्या करना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, उसका विवाह करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की जो चीजें हैं ये समाज में कम होने लगेंगी, व्यक्ति को अपना जो पार्टनर है चुनने की स्वतंत्रता होगी, तो भी जो दहेज प्रथा है वो कम होगी। ठीक है, पांचवा है आपका दहेज निरोधक कानूनों को प्रभावकारी बनाकर। सरकार के द्वारा जो नियम है दहेज के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ, इनको ज्यादा से ज्यादा कठोर बनाया जाए, जिससे क्या हो, जो दहेज लेने और देने दोनों ही वाले लोग हैं उनको क्या हो, उनको इस चीज का भय हो। यानी कि दहेज निरोधक जो कानून है उनको प्रभावकारी बनाकर भी जो दहेज प्रथा है उसको समाप्त किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे है परीक्षापयोगी तथ्य आपके दिए हुए हैं, यानी कि आपके एग्जाम के लिहाज से, परीक्षा के लिहाज से जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको दिए हुए हैं। देखिए, फेयर चाइल्ड के अनुसार, किसके अनुसार, फेयर चाइल्ड के अनुसार दहेज वह धन संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी है आपकी फेयर चाइल्ड ने, पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैक्स रेडिन।
किसने? मैक्स रेडिन ने लिखा है, साधारणतया दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है। दहेज क्या है? मैक्स रेडिन के अनुसार दहेज वो पैसा है, दहेज वो संपत्ति है जो विवाह के समय जो पुरुष है, जो वर है, वो उसकी पत्नी या उसके परिवार द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, आल्टेकर ने कहा है। किसने कहा है? आल्टेकर के अनुसार हिंदू समाज के लिए यह उचित समय है कि दहेज की दूषित प्रथा को, जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर दे। ये क्या है? ये सिर्फ एक कथन नहीं है, ये एक सुझाव भी है। ठीक है, ये किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। आल्टेकर ने कहा है हिंदू समाज के लिए यह एक उचित समय है कि दहेज की जो दूषित प्रथा को अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लास्ट पॉइंट देखिए, आज के वीडियो का आपका लास्ट पॉइंट है, दहेज का प्रचलन रामायण एवं महाभारत काल में भी मिलता है, जो स्वेच्छा से दिया जाता था। देखिए, रामायण और महाभारत में इसको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। उस समय जो दहेज का प्रचलन था वो दहेज के रूप में नहीं बल्कि गिफ्ट के रूप में था। ठीक है, कि जो लोग हैं वो अपनी जो पुत्री है उसको स्वेच्छा से चीजें देते थे। एक लिस्ट नहीं बनाकर भेज दी जाती थी कि हमको ये इस ब्रांड का चाहिए, वो उस ब्रांड का चाहिए, ये इस कंपनी का चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, हालांकि दहेज का जो चलन है वो रामायण और महाभारत में भी मिलता है, लेकिन ये क्या था? स्वेच्छा से था, बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छे से वीडियो देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, और जहां जहां पर भी जो आपके अधिनियम आ रहे हैं या कुछ जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसको नोट करते जाइए, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, देखने के साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब भी करते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।